हेलो एवरीवन, आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है ब्रेन स्ट्रोक। लेकिन उससे पहले अपन डिस्कस करेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। ये जो ब्रेन स्ट्रोक जो कंडीशन होती है, एक अपन को ये मोस्टली इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन होती है। अब इसे बताने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि ये मतलब जो हेल्थ वर्कर्स है या फिर जो हेल्थ मतलब एक मेडिकल फील्ड से स्टूडेंट है, उनके लिए भी ज़रूरी नहीं है। ये फील्ड एक नॉर्मल इंडिविजुअल को भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए, इस डिजीज़ के बारे में इसको पता होना चाहिए कि जो ब्रेन स्ट्रोक जो कंडीशन होती है वो कैसे अराइज होती है, ब्रेन स्ट्रोक होती क्या है, ब्रेन स्ट्रोक के होने के क्या रीजन्स होते हैं, और ब्रेन स्ट्रोक अपन किस प्रकार से प्रिवेंट कर सकते हैं, और ब्रेन स्ट्रोक के क्या कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, ये नॉर्मली सबको पता होना चाहिए। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्रेन स्ट्रोक क्या होता है। तो यह मेनली बीएससी नर्सिंग के थर्ड ईयर का एमएसएन सेकंड का टॉपिक है, सीएनएस में ब्रेन स्ट्रोक। तो नॉर्मल अपन इसको जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोक होता क्या है, ब्रेन स्ट्रोक अपन जानने की कोशिश कर। लेट्स स्टार्ट द माय टॉपिक। फर्स्ट वन इज द स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक एक ऐसी मेडिकल इमरजेंसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, ब्रेन होता है वहाँ का ब्लड फ्लो कम हो जाता है, यानी कि रिड्यूस द ब्लड सप्लाई। अगर प्रॉपर ब्लड सप्लाई ब्रेन को अगर नहीं मिलेगी तो ब्रेन की जो सेल्स होगी वो डेड कंडीशन के अंदर चली जाएगी। यानी कि प्रॉपरली ब्लड फ्लो अगर ब्रेन को नहीं मिल रहा है तो ब्रेन की जो सेल्स होती है वो डेड कंडीशन के अंदर चली जाती है। और आपको मैं बता दूं आपकी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर ब्रेन की सेल्स अगर एक बार डेड कंडीशन के अंदर चली गई तो उसकी रिकवरी होना इम्पॉसिबल होता है। रिकवरी इम्पॉसिबल होता है, यानी कि रिकवर नहीं हो पाती है अगर ब्रेन की सेल डेड कंडीशन के अंदर चली गई। तो ये अपन ने नॉर्मली इसको समझ लिया। एक न्यूरोलॉजिक डिसऑर्डर के अंदर बताया गया है कि न्यूरोलॉजिस्ट डिफिशिएट डिसऑर्डर था। इसमें क्या होता है, रिड्यूस ब्लड फ्लो। अगर ब्लड फ्लो अगर रिड्यूस हो रहा है उसकी वजह से क्या होगा, जो ब्रेन के जो एरियाज होंगे वहाँ क्या होगा, सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंटल की कंडीशन आएगी। आपके लिए बता दूँ कि जो सेरेब्रल वेस्कुलर एक्सीडेंटल ये जो कंडीशन होती है, आप इसको ब्रेन स्ट्रोक के नाम से भी समझ सकते हैं, क्योंकि ब्रेन स्ट्रोक का ही सेकंड जो अपन नाम से जानते हैं एक मेडिकल टर्म में, वो मेनली सेरेब्रो वेस्कुलर एक्सीडेंटल कंडीशन के नाम से भी जानता है। क्योंकि सेरिब्रल का मतलब तो ये होता है, यहाँ पे इसलिए बोला गया है कि सेरिब्रल एक ब्रेन की ही क्या होती है, एक आर्टरीज का नाम लिया गया है। सेरिब्रल मतलब ब्रेन की आर्टरी, वेस्कुलर मतलब वहाँ की वेसल्स, और एक्सीडेंटल कंडीशन का मतलब है वहाँ हेमरेजिक कंडीशन हो गई, या वहाँ पे कुछ ऐसी कंडीशन हो गई जहाँ प्रॉपर अमाउंट में वहाँ पे ब्लड आगे नहीं मिल पा रहा है, ओवर ग्रोथ हो गई, या फिर अपन बता सकते हैं वेसल्स के अंदर कोई भी अपनॉर्मलिटी आ गई। वो एक एक्सीडेंटल कंडीशन को यहाँ लिया गया है, इसको इस कंडीशन के नाम से भी जाना जाता है। यह कोज किस वजह से होती है, या ब्लड क्लॉट की वजह से, या फिर ब्रोकन द ब्लड वेसल्स इन द ब्रेन। ब्रोकन हो जाता है ब्लड वेसल्स का ब्रेन के अंदर, यानी कि ब्लड वेसल्स हो जाते हैं ना, वो ब्रोकन हो जाती है, यानी कि वहाँ का क्या हो जाती है, ये जो ब्लड वेसल्स है ये ब्रोक हो गई। ब्रोक होने का मतलब है यहाँ क्या होगी, टूट जाएगी पीछे से, ब्रोकन हो जाएगी। ब्रोकन होने की वजह से ब्लड वेसल्स में क्या हो जाएगी, द ब्रेन, कहाँ, ब्रेन के अंदर ब्लड वेसल्स। तो नॉर्मल अगर अपन इसको समझने की कोशिश करें तो ये बता सकते हैं नॉर्मल थिंग्स में, अगर ब्रेन स्ट्रोक को यूँ बोला जाए, अगर ब्लड सप्लाई कम हो रही है कहाँ, ब्रेन की सेल्स के अंदर, वो क्या एक स्ट्रोक कंडीशन होती है। ब्लड की सप्लाई कम होना ब्रेन की सेल्स के अंदर या टिश्यूज के अंदर, वो कौन सी कंडीशन होती है, वो ब्रेन स्ट्रोक कंडीशन के नाम से जाना जाता है। अब ब्रेन स्ट्रोक कंडीशन क्या होती है वो तो अपन को पता चल गया। अब ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन किस वजह से हो सकती है वो भी अपन को जानना जरूरी होता है एक नॉर्मल इंडिविजुअल को। तो ब्रेन स्ट्रोक की जो कंडीशन आती है वो मेनली इसके रिस्क फैक्टर, यानी किस वजह से ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन होती है, तो इसके रिस्क फैक्टर की जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले होता है प्रोग्रेसिव एज, यानी एज बढ़ने के कारण, अगर एज बढ़ रही है तो ये कंडीशन हो सकती है, क्योंकि डिजेनरेटिव एज आ जाती है। डिजेनरेटिव स्टेज के अंदर क्या होता है,
डीजनरेटिव यानी जनरेशन नहीं हो पाता है। जिसके बढ़ती एज में क्या होता है कि वेसल्स की जो इलास्टिसिटी होती है या विस्कोसिटी होती है वो सारी कम हो जाती है, जिसके कारण ब्लड प्रॉपर अमाउंट में ब्रेन को नहीं मिल पाता है। वो हो गया प्रोग्रेसिव एज बढ़ने की वजह से। सेकेंड वन अपन अगर बात करें स्मोकिंग की वजह से क्या होता है, वेसो कॉन्ट्रिक्शन होता है। वेसो कॉन्ट्रिक्शन होने का मतलब है कि अगर वेसो कॉन्ट्रिक्शन, ये ल्यूमन है, ठीक है, एक अपन नॉर्मल समझे तो, यानी कि ल्यूमन है, ये इसका जाने का यहाँ पे होता है। अगर ये कम हो रहा है वेसो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है, वेसो कॉन्ट्रैक्शन होता है। सेकेंड वन ओबेसिटी की बात करें, ओबेसिटी ओबेस पर्सन में एक कंडीशन देखने को मिलती है। कार्डिक डिजीज, और हार्ट के अंदर इतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा है, वहाँ के ब्रेन को नहीं भेज पा रहा है, तो हार्ट की कोई डिजीज की वजह से हो सकता है। एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। अपन स्ट्रेस कंडीशन ले, स्ट्रेस में मेनली क्या ले सकते हैं, स्ट्रेस लेता है तो वेसो कॉन्ट्रैक्शन होता है। वेसो कॉन्ट्रैक्शन की वजह से भी ब्लड आगे नहीं पहुंच पाता है। फैमिली हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री में ब्रेन स्ट्रोक किसी को आया हुआ है तो ये कंडीशन उसको हो सकती है। थर्ड वन अपन बात करें हाइपरलिपिडेमिक डाइट, हाइपरलिपिडीमिया का मतलब है, हाइपर बोले तो ज़्यादा, लिपिडीमिया का बोले लिपिड का बोले फैट सब्सटेंस, मिया का मतलब ब्लड के अंदर लिपिड का अमाउंट बढ़ना एक नॉर्मल कंडीशन के अंदर जाने तो, यानी कि ब्लड के अंदर अगर फैट का अमाउंट जाता है, कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट जाता है, ये फैटी सब्सटेंस का अमाउंट जाता है, लिपिड ज़्यादा बढ़ रही है, तो कौन सी कंडीशन को लीड करेगी, हाइपरलिपिडीमिया। और वो हाइपरलिपिडीमिया एक ब्रेन स्ट्रोक कंडीशन को लीड कर सकती है। लाइफ स्टाइल, उसकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, वो अल्कोहल ले रहा है, ये ऐसी वो कैसे सब्सटेंस, उसको स्लीपिंग नहीं कर पा रहा है, माइंड के अंदर ओवरलोड पड़ रहा है, उसकी वजह से लाइफ स्टाइल उसके एबनॉर्मल है, तो उस कंडीशन को लीड कर सकती है। ये तो होता है रिस्क फैक्टर, इनकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है, सेरेब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंटल कंडीशन हो सकती है। बट अपन बात करें कोजेस की, कौन कौन से कोज होते हैं जो मेनली, अपन रिस्क फैक्टर को तो जान लिया, अब अपन को ये भी पता होना चाहिए ऐसे कौन से कोज होते हैं, ये ऐसे कौन से रीजंस होते हैं जिसके कारण मेनली ब्रेन स्ट्रोक की कंडीशन देखने को मिलती है। तो फर्स्टली जो रीजंस पे फोकस किया गया है वो रीजंस होता है इस्चीमिक का मतलब ये होता है कि अगर पहले तो इस्चीमिक कंडीशन को जान लेते हैं। इस्चीमिक कंडीशन होती क्या है, यानी कि मैं ये बोलूँ जैसे वेसल्स है, ठीक है, ब्रेन के अंदर वेसल्स है, मैंने आपको बताया ब्रेन के अंदर कौन सी वेसल्स या कौन सी आर्टरीज पाई जाती है, वो होती है सेरेब्रल आर्टरी। सेरेब्रल आर्टरी होती है, सेरेब्रल आर्टरी के अंदर क्या होता है मेनली, ये अगर यहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, ये तो अपन नॉर्मल है, क्लॉट का फॉर्मेशन हो गया, ये सेकेंड में बोलूँ यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। अब आपको पता होगा वैसे एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है, लेकिन आपको बता दूं, एथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसी कंडीशंस होती है जिसके अंदर यहाँ क्या होता है, फैट का एक्युमुलेशन स्टार्ट हो जाता है। यानी जो अपन जो फैट हाइपरलिपिडेमिक डाइट लेते हैं ना, ये मतलब यहाँ क्या हो जाती है, एक्युमुलेट होती रहती है, यहाँ पे एक्युमुलेट होती रहेगी ना, तो एक ऐसी इसका जो ल्यूमन होगा, अब देखो एक तो ल्यूमन इतना है, यहाँ का जाने का रास्ता इतना है, तो ब्लड क्या जितना अप्रोप्रिएट अमाउंट में रहना चाहिए उतना जाएगा, ठीक है, उतना जाएगा। अगर मैं बोलूँ यहाँ पे ये इसके आने की वजह से, एथेरोस्क्लेरोसिस होने की वजह से, फैट का एक्युमुलेशन होने की वजह से क्या हो गया, ये ल्यूमन कम हो गया, तो जाहिर सी बात है जितना ब्लड पहुँच जाना चाहिए उतना ब्लड नहीं जा पाएगा, तो कौन सी कंडीशन लीड करेगी, ये दोनों कंडीशन, एक किसी भी कंडीशन, इनकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो कम होगा, ठीक है। अगर ब्लड फ्लो कम हुआ तो जाहिर सी बात है क्या होगा, ब्लड के अंदर कौन क्या चीज़ पाई जाती है, आरबीसी पाई जाती है, रेड ब्लड सेल पाई जाती है, उनके अंदर क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, ठीक है। अगर हीमोग्लोबिन का अमाउंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्यों भैया, ब्लड डिक्रीज हो रहा है, आरबीसी डिक्रीज हो रही है, तो हीमोग्लोबिन का अमाउंट डिक्रीज होगा। हीमोग्लोबिन का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज होगा। जब ऑक्सीजन का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है तो ब्रेन की सेल्स को क्या चाहिए,
ऑक्सीजन ही तो चाहिए, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी तो कौन सी कंडीशन चली जाएगी, सेल डेड कंडीशन करनी जाएगी। वो सेल डेड कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, ब्रेन स्ट्रोक बोलते हैं। यानी कि मैं नॉर्मल बोलूँ, अगर ब्लड फ्लो नहीं जाएगा तो हीमोग्लोबिन नहीं जाएगा, आरबीसी कम होगी, आरबीसी कम होगी तो वैसे तो सारी कम होगी, बट आरबीसी कम होने की वजह से हीमोग्लोबिन नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन रहता है। दो मतलब एक आरबीसी मतलब एक हीमोग्लोबिन फोर आरबीसी 4 ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं, उनको कैरी करता है। अगर नहीं मिल पाएगा तो सेल डेड कंडीशन के अंदर चली जाएगी। ये तो अपन ने इस्केमिक कंडीशन को समझ लिया कि क्या होता है, ठीक है। अगर आप अपन समझेंगे कि थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म कंडीशन क्या होती है, तो सबसे पहले अपन इसको रब करते हैं और अपनी इस्केमिक के टाइप्स पढ़ते हैं। इस्केमिक के टाइप में यूँ बताया गया है कि थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म, जैसे मैंने आपको बताया क्लोट फॉर्मेशन, इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद में क्या हुआ, जाहिर सी बात है अपने बाहर एक्सटर्नल में इंजरी हो जाती है तो क्या होता है, थोड़ी देर तो ब्लड आता है, थोड़ी देर आने के बाद में वहाँ पे क्या ब्लड आना रुक जाता है। जब ब्लड आना रुक जाता है उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, वहाँ पे क्लोट का फॉर्मेशन हो गया। तो वैसे जैसे बाहर होता है ना वैसे अंदर होता है, तो क्या होगा, यहाँ पे क्लोट का फॉर्मेशन होगा। जब क्लोट का फॉर्मेशन होगा तो क्या होगा, मेनली यहाँ तो पहले यहाँ पे इंजरी हुई तो ब्लड बाहर आने लग गया ना, फिर यहाँ पे क्लोट का फॉर्मेशन होगा, क्या होगा, यहाँ क्लाउड का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा। क्लाउड का फॉर्मेशन होगा तो ये एक तो शेप में अपनॉर्मल हो गई, शेप में अपनॉर्मल हुई, इसके साथ क्या होगा, यहाँ पे ब्लड के साथ साथ ये ब्लड तो आना बंद हो गया, ब्लड यहाँ तो चल ही रहा है ना, तो ब्लड के जितने सब्सटेंस होंगे ना, जैसे मैंने बताया हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरलिपिडीमिया लिपिड के अमाउंट है वो यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे आएंगे एक्यूमुलेट होते रहेंगे, ठीक है। लिपिड के अमाउंट, HDL, LDL, प्रोटीन, ये सारे क्या होंगे यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि यहाँ का जो ल्यूमन कम हो जाएगा। जब ये ल्यूमन कम हो जाएगा तो ये पहले तो यहाँ पे क्या हुआ, पहले तो क्लोट का फॉर्मेशन हुआ, इसके साथ में क्या हुआ, यहाँ पे एक तो क्लोट हुआ जैसे अपन को नॉर्मल पता है। क्लोट होने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पे एथेरोस्क्लेरोसिस हो गया। एथेरोस्क्लेरोसिस बोले तो फैटी सब्सटेंस का एक्यूमुलेट हो गया, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये हार्ड हो जाएगा। ये हार्ड होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसका ल्यूमन कम हो जाएगा। ल्यूमन कम हो गया तो ब्लड कम पहुंच पाएगा, तो ये कंडीशन थ्रोम्बोसिस कंडीशन कहलाती है, ठीक है। सेकेंड वन जो कंडीशन आती है वो होता है एम्बोलिज्म। एम्बोलिज्म के अंदर क्या होता है कि जैसे अपन कोई डिजीज अपन को हो जाती है या फिर अपन किसी वजह से बीमार पड़ जाते हैं तो अपन को क्या होता है, मेडिसिन लेनी पड़ती है। मेडिसिन में भी क्या होता है कि अपन को या तो वो आईवी के थ्रू लगती है, ये इंट्रावेनसली या फिर इंजेक्शन लगता है, या आईवी कुछ भी मेडिसिन अगर इंसर्ट करता है तो उसमें क्या होता है कि एक कोई भी एयर बबल्स रह जाता है। वो बबल्स क्या करता है, अपनी वेसल्स होती है ना, वो सारी वेसल्स, वैसे तो पूरी बॉडी में वो क्या करता है, मूव करता है, मगर बाई चांस अगर वो चला जाता है कहाँ, वो अपनी ब्रेन में सेरिब्रल आर्टरीज होती है वहाँ चला जाता है। अगर सेरिब्रल आर्टरीज के अंदर चला जाता है तो क्या कंडीशन, कौन सी कंडीशन अरेंज होती है, वो आपको मैं बताने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ अगर वो चला गया तो क्या होगा, यहाँ पे आके वो एक्यूमुलेट हो गया, ओके। यहाँ वो आके उसको उसके ल्यूमन क्या शेप का मिल जाता है ना, वहाँ जाके वो एक्यूमुलेट हो जाता है। यहाँ एक्यूमुलेट होने की वजह से क्या होगा, प्रॉपरली यहाँ तो ब्लड फ्लो हो रहा है, बस इस रीजन में ब्लड फ्लो नहीं होगा। इस रीजन में अगर ब्लड फ्लो नहीं होगा तो क्या बढ़ेगी, क्या बढ़ेगी, हाइपरटेंशन होगा, यानी कि यहाँ का प्रेशर बढ़ेगा, ठीक है। ये अगर नॉर्मल कंडीशन के अंदर जाने तो ठीक है, ये तो अपन को नॉर्मली यहाँ पे पता चल गया। सेकेंड वन, इस यहाँ पे जो ये फॉर्मेशंस होता है ना, इसको बोलते हैं निमोस्टिक रीजन बोला जाता है। इस रीजन को निमोस्टिक रीजन बोला जाता है। यहाँ मेनली इस्केमिक कंडीशन में मेनली यहाँ ही अपनॉर्मलिटी देखी जाती है, ठीक है। ये तो अपन ने नॉर्मली समझ लिया। ये तो हो गया एम्बोलिज्म, यानी कि यहाँ क्या हो जाता है, एक एयर बबल्स रहने की वजह से यहाँ जाके ये यहाँ पे
एकदम फिक्स हो जाएगा। फिक्स होने की वजह से यहाँ ब्लड आगे नहीं जा पाएगा। ब्लड नहीं जा पाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ की ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी। ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो वैसे भी आरबीसी कम होगी। आरबीसी हीमोग्लोबिन, ऑक्सीजन, और मेनली प्रॉपरली क्या हो जाएगा, ब्लड को ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण सेल डेड कंडीशन के अंदर चली जाएगी। ये तो अपन ने नॉर्मली इस कंडीशन को समझ लिया कि एम्बोलिज्म में क्या होता है। थ्रोम्बोसिस में तो प्लग का फॉर्मेशन यानी कि यहाँ एक्यूमुलेट होने की वजह से हो रहा है, ठीक है। थ्रोम्बोसिस तो ये कंडीशन आ रही है, बट इस कंडीशन में क्या होगा कि एयर बबल्स के पास फिक्स होने की वजह से ये कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये होगा इस्चेमिक कंडीशन। यानी कि एक तरह से इस्चेमिक कंडीशन को अपन यूं समझ सकते हैं कि कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ना, मतलब एक आप देख रहे हो थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म कंडीशन में मेनली ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है। अगर किसी भी टाइप का कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया ना, उसके वजह से जो कंडीशन अराइज हो रही है ना, वो एक इस्चेमिक कंडीशन है। थ्रोम्बोसिस में ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है और एम्बोलिज्म में भी ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है एयर बबल्स की वजह से, तो क्या हो रहा है, ब्लड फ्लो आगे नहीं बढ़ रहा है, वो एक इस्चेमिक कंडीशन है। अब हेमरेजिक कंडीशन का मतलब क्या होता है, पहले तो अपन ये जान लेते हैं। हेमरेजिक कंडीशन मेनली ये होती है कि उसमें वेसल्स होती है ना, वो ब्रस्ट हो जाती है। यानी कि ये वेसल्स है, इंजरी हुई, क्या हो गई, फट गई है, फट गई तो वही कंडीशन अराइज हो गई। एक तो ये कंडीशन हो जाती है। सेकेंड वन कंडीशन, ये कंडीशन क्यों होती है वो भी अपन को जानने की कोशिश करता है। तो सबसे पहले हेमरेजिक कंडीशन में जानता है। हेमरेजिक कंडीशन जो होती है वो मेनली मोस्ट रीजन्स, 3 रीजन्स पर फोकस किया गया है। फर्स्टली जो रीजन्स आता है वो मेनली ये आता है कि हेमरेजिक कंडीशन के अंदर हाइपरटेंशन का मेन रोल रहता है। यानी कि बीपी का ज़्यादा रहना, अगर बीपी किसी की ज़्यादा रहती है तो हेमरेजिक कंडीशन को ही लीड करती है। बीपी अगर ज़्यादा है तो हेमरेजिक कंडीशन होगी। सेकेंड वन अगर अपन डिस्कस करें कि कौन सी कंडीशन इसमें मेन रहती है, एक तो बीपी का ज़्यादा रहना, एक एनोरिज्म होना। एनोरिज्म क्या होता है वो अपन जानते हैं। एनोरिज्म का मतलब भैया कि ये क्या है, सेरिब्रल आर्टरी है। नॉर्मली समझना आप है ना, ये क्या है, सेरिब्रल आर्टरी है। सेरिब्रल आर्टरी में क्या होता है, मेनली सेरिब्रल आर्टरी में अपन नॉर्मली समझे कि अगर इसकी वॉल है ना वो वीक है, आर्टरी इसकी वॉल है, अगर ये वॉल इसकी वीक है उसकी वजह से। सेकेंड वन बोला ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है, ये वाली फर्स्ट वाली मेन रोल बताया था ना मैंने आपको, ये हाइपरटेंशन की कंडीशन है। इसकी वजह से क्या होगा, ये फ्लोडिंग हो जाएगी, यहाँ ब्रस्ट हो जाएगी। वॉल वीक होने की वजह से प्रेशर बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगी, वीक हो जाएगी और ब्लड क्या बाहर से नहीं लग जाएगा। ये हेमरेजिक कंडीशन जो डायरेक्टली डेड कंडीशन को लीड करती है। बट इसमें इस कंडीशन में तो हाइपरटेंशन की कंडीशन बताई मैंने, लेकिन एनोरिज्मिक कंडीशन में मेनली क्या होता है, इसके जस्ट अपोजिट। ये ब्रस्ट तो होगी, फ्लोटिंग भी होगी, लेकिन कौन सी कंडीशन में होगी, पहले क्या करेगा, ये इसको मेंटेन करेगा। मेंटेन करेगा तो क्या होगा, पहले इसका शेप, जैसे कि प्रेशर लग रहा है तो क्या करेगा, बोलते थोड़ी बहुत इसकी शेप बनाएगा ऐसे, ठीक है। फिर और प्रेशर लगेगा तो और शेप बनाने की, यानी कि इसको जितना अपनी बॉडी के अंदर कैपेबिलिटी होगी, उसमें वेसल्स के अंदर जितनी कैपेबिलिटी होगी, इसको मेंटेन करने की कोशिश करेगा। बट कोई सी ऐसी कंडीशन आ जाएगी जब क्या हो जाएगा, ये अपनी लिमिट क्रॉस हो जाएगी, ये मेंटेन नहीं कर पाएगा, तब क्या हो जाएगी, ब्रस्ट हो जाएगी। तब ये हेमरेजिक कंडीशन को लीड करती है। या फिर अपन बोल सकते हैं ये मोस्टली ये जो कंडीशन आती है ना, इस कंडीशन में मोस्टली क्या होता है, अगर ये कंडीशन अराइज हो गई ना, इसे बोलते हैं ब्रेन के अंदर, नॉर्मली आपने सुना होगा कहीं, ब्रेन के अंदर गुब्बारा हो गया, गुब्बारा जिससे हो गया वो कभी भी ब्रस्ट हो सकता है, उसे एनोरिज्म बोला जाता है, ठीक है। अगर ये ब्रस्ट हो गया ना तो इंडिविजुअल की हैंड टू हैंड डेथ हो जाएगी, ये कभी भी हो सकता है, ठीक है। तो अपन इसका इमरजेंसी, जब भी तो इसको इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन बोला जाता है, इसलिए तभी तो बोलते हैं इसको, मतलब अपन को इसको इजी में नॉर्मली नहीं लेना चाहिए, इसका प्रॉपरली ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। ये ब्रस्ट होने की वजह से क्या इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है, ये तो होते हैं एनोरिज्म, ठीक है, हाइपरटेंशन की वजह से, ठीक है। एक हो गया इंजरी, अगर किसी को कोई किसी भी टाइप की कोई इंजरी हो गई, वो कहीं से भी गिर गया हो या फिर किसी भी टाइप की कोई ट्रॉमा हो गया, वो भी ब्रेन के अंदर हो गया, तो वो भी एक हेमरेजिक कंडीशन को लीड करता है, ठीक है।
ये अपन ने हेमरेज कंडीशन क्यों होती है, हेमरेज कंडीशन होती क्या है, वो अपन ने अभी समझा है। अब इसके टाइप्स के बारे में अपन जानते हैं कि हेमरेजिंग कंडीशन के कौन कौन से ऐसे टाइप होता है जो मेनली इस कंडीशन को लीड करता है। अब हेमरेजिंग कंडीशन के टाइप को अपन समझते हैं, ठीक है। रिस्क फैक्टर हो गया। अब कोज तो अपन जान रहे हैं, मेनली कोज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें अपन ने इस्केमिक थ्रोम्बस और एम्बोलिज्म के बारे में डिस्कस कर लिया। फिर सेकेंड वन अपन हेमरेजिंग क्या होता है वो मैंने आपको बता दिया, ये किस वजह से होता है वो बता दिया। अब अपन उसके भी हेमरेज के भी टाइप होते हैं, वो कौन कौन सा होता है। तो फर्स्टली जो टाइप आता होता है इंट्रा सेरिब्रल हेमरेजिक कंडीशन। इंट्रा सेरिब्रल हेमरेजिक कंडीशन क्या होता है, हमेशा ध्यान रखना, ब्रेन को जो लार्ज अमाउंट में जो ब्लड सप्लाई करते हैं ना, वो आर्टरी कौन सी होती है। अगर नॉर्मली अपन समझे तो वो होती है, एक तो अगर नॉर्मली अपन समझे तो वो लार्ज अमाउंट में ब्लड सप्लाई करेगी ना, लार्ज अमाउंट में कौन सी होगी, वो होगी इंट्रा सेरिब्रल आर्टरी, ठीक है। और एक होती है इंट्रा वर्टिब्रल आर्टरी, ये तो करती है लार्ज अमाउंट में, ठीक है। और एक बोले स्मॉल अमाउंट में कौन सी करती है, तो अपन यूँ बोलेंगे स्मॉल अमाउंट की कहीं बात है जाए तो। नॉर्मली आपको समझा रहा हूँ ना, ज़्यादा डीपली नहीं जाके, नॉर्मली आपको पता होना चाहिए वैसे तो। ये मतलब ऐसे सर्कल ऑफ व्हील्स बनाता है ना। यहाँ बेसिलरी आर्टरी होती है, ये सर्कल ऑफ व्हील्स बनता है, ठीक है। ये एक सर्कल में पूरे ब्रेन को क्या मिलती है, ब्लड सप्लाई होती है एक सर्कल में। यहाँ पे जितनी भी आर्टरीज होगी ना वो स्मॉल आर्टरियल्स होगी, और ये जो आर्टरी होती है ना, ये एक लार्ज आर्टरी इसके अंदर आती है, लार्ज अमाउंट ऑफ इंट्रासेरेब्रल आर्टरी। ये क्या करती है, ब्रेन को प्रॉपर ब्लड सप्लाई करती है इन आर्टरी के थ्रू। अब अपन इस कंडीशन के अंदर क्या होता है, इनमें कोई हेमरेजिक कंडीशन आ गई, मतलब यहाँ पे वो क्लॉट का फॉर्मेशन हुआ या फिर तो कोई प्रकार की इंजरी हुई, एनोरिज्म हुआ तो ब्रस्ट हो गई, वो मैंने रीजन्स बताए। जैसे वो अगर इस कंडीशन के अंदर देखने को मिले तो ये हो गया, ये तो होता है इंट्रासेरेब्रल हेमरेज। सेकेंड वन कंडीशन में आता है अपना कौन सा, सर्बएराकिनोइड हेमरेज। सर्बएराकिनोइड हेमरेज में क्या होता है, सर्बएराकिनोइड हेमरेज कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है, पहले तो अपन जानेंगे ये होता क्या है। सेकेंड वन सर्बएराकिनोइड रीजन क्या होता है। सर्बएराकिनोइड रीजन के जानने से पहले आपको मुझे ब्रेन के बारे में बताना पड़ेगा कि अगर ब्रेन की नॉर्मल शेप्स क्या होती है, उनमें क्या होता है। सर्बएराकिनोइड ब्रेन की शेप के बारे में जानना पड़ेगा, तो ब्रेन की शेप कुछ इस टाइप की होती है, ठीक है। नॉर्मली बता रहा हूँ आपको मैं, इस टाइप का ब्रेन पाया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, इनके अंदर भी ऐसा सर्कस पाया जाता है नॉर्मली, ऐसे ऐसे। ये अपन ने नॉर्मल एक ब्रेन का स्ट्रक्चर के हेल्प से समझेंगे। ब्रेन होता है इस टाइप का, कोई अपने अंदर ब्रेन पाया जाता है नॉर्मली, अपन अगर समझने की कोशिश करें। अब इसमें क्या होता है नॉर्मली, मैं आपको बता, इसके ऊपर प्रोटेक्टिव 3 लेयर्स होती है, जिसको अपन मेनिंजस लेयर के नाम से जानते हैं, ऐसे। इसकी प्रोटेक्टिव लेयर हो गई 1 2 और 3, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है। 3 लेयर होती है, जिससे अब 3 लेयर कौन कौन सी होती है, वो अपन इस डूरामेटर, ठीक है, फिर आर्कनोइड मैटर, फिर आती है पायामेटर, ठीक है। अब ये सब आर्कनोइड हेमरेज क्या होता है,
ठीक है, इतनी लेयर होती है। अब सर्वरेक्नोइड हेमरेज के बारे में भी जानेंगे। पहले तो मैं बता दूं, मेनिंजेस जो लेयर होती है प्रोटेक्टिव लेयर होती है, जो ब्रेन को क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है। किससे? फ्रिक्शन से। अगर फ्रिक्शन ना हो, सेकंड वन कोई भी प्रेशर की वजह से, कोई भी ट्रॉमा से वजह से होता है, जितना मेंटेन करके रखती है। अब अपन उसको जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर होता क्या है। तो मेनली जो डूरामेटर और अरेक्नोइड मैटर के बीच में जो स्पेस होता है, इनके बीच में क्या पाया जाता है, स्पेस पाया जाता है। ठीक है, और स्पेस में भी क्या होता है, शेयरसप होता है। शेयरसप को सेरेब्रल स्पाइनल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है, जो कि मेनली हेल्पफुल होता है ब्रेन को न्यूट्रिएंट्स देने में। ठीक है, तो डूरामेटर के अंदर क्या होता है, सब डूरामेटर, इसमें क्या था, कौन सा स्पेस होता है, डूरा, तो सब डूरल स्पेस के नाम से जाना जाता है। इसमें जो स्पेस होता है सब आर्कनोइड स्पेस के नाम से जाना जाता है। अब अगर या तो इसमें हो गया, ये इसमें हो गया। अब मेनली इसमें फोकस किया गया है सब आर्कनोइड हेमरेज। सब आर्कनोइड हेमरेज का मतलब क्या है कि इसके बीच में और इसके बीच में जो स्पेस रहता है ना, इसके बीच में, इसके बीच में ये वाला स्पेस को कौन सा बोलता है, सब आर्कनोइड स्पेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया। अब मेनली क्या होता है, अगर इसके अंदर हेमरेजिक कंडीशन आ गई, यानी कि ब्रस्ट हो गया, ब्लैक मार्कर से समझाने की कोशिश करता हूँ। इसके अंदर क्या आ गया, हेमरेजिक कंडीशन आ गई। हेमरेजिक कंडीशन आ गई तो क्या हो, ब्लड आगे बाहर आएगा। हेमरेजिक कंडीशन में जैसे मैंने बताया ब्लड बाहर आएगा। ब्लड बाहर आएगा तो क्या करेगा, मेनली यहाँ हो गई, तो ये ब्लड क्या आएगा, बाहर आएगा, तो उसको क्या, इसको कंप्रेस करेगा और टिश्यू उसके सराउंडेड में आ जाएगा। वो कौन सी कंडीशन होती है, सर्वरेक्नोइड हेमरेज कंडीशन होती है। ये तो अपन ने नॉर्मली इसके कोज, उसके टाइप्स के बारे में जान ली, किस वजह से होता है और कौन कौन इसके रीजंस होते हैं मेनली होने के। ठीक है, अब अपन दूसरा जो टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं वो होते हैं इसके सिम्टम्स। अपन को ये तो पता चल गया कि हेमरेज किस वजह से हो रहा है, हेमरेज को किस वजह से प्रिवेंट कर सकते हैं, वो मतलब हाई रिस्क किस वजह से हो सकता है। ठीक है, अब अपन डिस्कस करते हैं सिम्टम के बारे में। सिम्टम इसमें देखेंगे तो मेनली कौन कौन से सिम्टम होते हैं जो मेनली ब्रेन स्ट्रोक को लीड करता है। तो सबसे पहले ब्रेन स्ट्रोक होता है तो मतलब सिम्टम आते हैं, कौन कौन से सिम्टम आते हैं, तो अपन सिम्टम के बारे में जानेंगे। पहले तो सडनली जो सिम्टम आएंगे ना, वो ऐसे आएंगे कि अगर पहले नंबनेस होगा, वीकनेस होगा वन साइड ऑफ बॉडी, यानी कि वन साइड बॉडी में क्या होगा, वीकनेस होगा और नंबनेस आएगी। ठीक है, इसके साथ में कहाँ आएगी, अगर राइट हेमिस्फीयर है तो लेफ्ट में आएगी, और लेफ्ट हेमिस्फीयर है तो राइट में आएगी। ठीक है, राइट है तो लेफ्ट, लेफ्ट है तो राइट, क्रॉस होता है। तो मैंने अपन बात करें ज़्यादा नहीं जानकर कि सडन नंबनेस, अगर सुनापन आ रहा है अचानक से, वो कंडीशन। वीकनेस, एकदम से क्या हो रहा है, वीकनेस, कमी आ रही, मतलब कमजोरी आ रही है, वो चीज़ कहाँ, पेस के ऊपर, वन साइड ऑफ पेस, फेस पे कमजोरी आना। सडन ट्रबल सीन बहुत आई, एकदम से विजुअल डिस्टर्बेंस होना, दिखना अच्छे से नहीं दिख पाना कोई भी चीज़ को। सडन डिफिकल्टी वर्किंग, चलने में प्रॉब्लम होना। डिजीनेस, डिजीनेस का मतलब है उससे मतलब चक्कर आना उस कंडीशन में। लॉस ऑफ बैलेंस कोऑर्डिनेशन, वो खड़ा भी नहीं हो पाता, बैलेंस नहीं कर पाता अपनी बॉडी को। ये तो सडनली सिम्टम्स आते हैं। और कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं तो सीवियरिटी के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि डिजीज कितनी सीवियर है, डिजीज कितनी वहाँ पे हो गई है, कितनी स्प्रेड हो गई है उस कंडीशन में। उस कंडीशन में सीवियरिटी की बात करें तो वहाँ क्या होगा, ब्रेन के लोब के ऊपर डिपेंड करेगा। सिम्टम आएंगे ब्रेन के लोब, यानी कि ब्रेन के किस रीजन में ये कंडीशन अराइज हो रही है, उसके लोब, वो लोब होते हैं ब्रेन के अलग अलग, वो लोब के अंदर अपनॉर्मलिटी देखी जाएगी। ठीक है, और एक होता है हेमिस्फेयर पे, हेमिस्फेयर के ऊपर डिपेंड करता है। अगर हेमिस्फेयर कितना डैमेज है उस पर डिपेंड करता है, हेमिस्फेयर के डैमेज में। तो राइट हेमिस्फेयर है तो जैसे कि मैंने बताया, राइट है तो लेफ्ट वाले में आएगा और लेफ्ट वाला तो राइट में आएगा। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगी अगर राइट हेमिस्फेयर में है, लेफ्ट हेमिस्फेयर में है तो लेफ्ट साइड में अगर हेमरेजिक कंडीशन हो रही है हेमिस्फेयर के अंदर तो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस होगी, विजुअल एक्टिविटी इम्पेयरमेंट होगा। अगर लेफ्ट में है तो अपन बता सकते हैं लेफ्ट साइड बॉडी में नंबनेस होगा, वीकनेस होगी, स्पीच लैंग्वेज ना तो बोल पाएगा, ना कुछ समझ पाएगा और ना ही कुछ राइट कर पाएगा, ना कुछ रीडिंग कर पाएगा, और स्लो बिहेव, उसका जो बिहेवियर होगा वो भी स्लो होगा।
प्रॉपरली उसका मतलब प्रॉपर शरीर प्रॉपर जो उसकी बॉडी है वो रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगी अपने एक्सटर्नल मूवमेंट में। और फिर इमरजेंसी मेडिकल कंडीशन मैंने आपको यहाँ पर डिस्कस किया था, वही मैं बता रहा हूँ। अगर इमरजेंसी पॉसिबल अर्ली सिम्टम्स आए तो कौन से आए, वो नंबनेस हुआ, वीकनेस और मसल स्टोन हुआ। नंबनेस मतलब सुनापन होता है, कॉमन सिम्टम आते हैं, सुनापन होना, नंबनेस आना, रिड्यूस मसल स्टोन का रिड्यूस होना, पेटोसिस का मतलब है ये तो मतलब हाइपर एक्सटेंशन, या तो एक मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर एक्सटेंशन करने लग जाएगी। और डिक्रीज रिफ्लेक्स का कम होना, हेडेक, सीवियर हेडेक होगा। हेडेक में भी कौन सा होता है, सीवियर हेडेक होगा। और कौन सा हेडेक होगा, माइग्रेन होगा। मोस्टली माइग्रेन हेडेक को लीड करता है, मोस्टली माइग्रेन हेडेक होता है। नोजिया वोमिटिंग कंडीशन देखने को मिलती है, वो नोजिया होता है, और नोजिया मतलब उल्टी जैसा लगना, और वोमिटिंग मतलब उल्टी होना ना। और मेमोरी डिफिशिएंट, उसकी मेमोरी प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएगी, मेमोरी लॉस हो जाएगी। और अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियस, उसका कॉन्शियस लेवल क्या होगा, अल्टर्ड होता रहेगा। फिर आती है फास्ट, इसको ये तो मतलब इसका मैनेजमेंट है। आइए तो अपन ने नॉर्मली इसके सिम्टम्स समझ लिए कि इसके कौन कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो मतलब देखने को मिलते हैं इन ब्रेन स्ट्रोक कंडीशन में। तो कौन कौन से लक्षण होते हैं जो अपन ने समझा कि मेनली अगर सडनली आ रहा है तो उसके वीकनेस होगा वन साइड ऑफ बॉडी, ठीक है। शायद के साथ अपन बता सकते हैं नंबनेस होती है फेस के ऊपर, है ना, वन साइड ऑफ बॉडी। ट्रिपल सिन, उनको विजुअल डिफिकल्टी होती है, वॉकिंग डिफिकल्टी होती है, बैलेंस को कोऑर्डिनेट नहीं कर पाता है, स्पीच अपनॉर्मलिटी देखी जाती है। ये सारे सिम्टम मेनली इसमें फोकस किए गए हैं। अब आता है इन्वेस्टिगेशन, कौन से इन्वेस्टिगेशन है जो की जाती है किस कंडीशन के अंदर, ब्रेन स्ट्रोक के अंदर। तो इन्वेस्टिगेशन में इमरजेंसी कंडीशन के अंदर पहले मैनेजमेंट इन्वेस्टिगेशन के अंदर मेनली फोकस किया गया है हिस्ट्री कलेक्शन के अंदर। उसके अपन फैमिली हिस्ट्री लेंगे, साथ के साथ उसके न्यूट्रिशन देंगे, ठीक है, उसकी हैबिट्स क्या है वो देखेंगे, लाइफ स्टाइल देखेंगे, फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। सेकेंड में न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है। ग्लासकोमा स्केल्स, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होता है, ग्लासकोमा स्केल के हेल्प से, जिसमें वर्बल, आई कांटेक्ट और मोटार रिस्पॉन्स देखा जाता है। सिटी स्कैन की जाती है इमेजिंग के अंदर। सिटी स्कैन में कंप्यूटर टोमोग्राफी की जाती है, और एमआरआई मैलिग्नेंट रेजोनेंस इमेज ली जाती है, और उसमें एंजियोग्राफी की जाती है। और ईईजी का मतलब बोले तो इलेक्ट्रो एंजियोग्राम किया जाता है, इलेक्ट्रो एनसेफेलोग्राम किया जाता है। ये मेनली इन्वेस्टिगेशन और सीबीसी भी इसमें इंक्लूड कर सकता है। कंप्लीट ब्लड काउंट, कंप्लीट ब्लड का भी टेस्ट किया जाता है। मैनेजमेंट की अगर बात कर ले तो अर्ली कंडीशंस के अंदर मेनली क्या होता है कि पहले मैनेजमेंट किया जाता है। पहले तो अपन को क्या करना है, इस रिस्क फैक्टर को क्या करना है, मॉडिफाई कर देना है। अगर प्रोग्रेसिव एज है तो अपन उसका कुछ नहीं कर सकता है। स्मोकिंग है तो उसे अपन रिड्यूस कम करवा सकते हैं। ओबिसिटी को अपन कम कर सकते हैं। कार्डियक डिजीज है तो ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्ट्रेस कंडीशन ज़्यादा है तो उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री को अपन कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री को कुछ नहीं कर सकते हैं। हाइपर डाइट को चेंज करते हैं, लाइफ स्टाइल को चेंज, इनको चेंज करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको इस कंडीशन से बचा सकते हैं। इस कंडीशन से अपन उसको किस वजह से बता सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, इस डिजीज पोर्शन से अपन उसको मॉडिफाई करके, इनको मतलब रिड्यूस, ये रिस्क फैक्टर को रिड्यूस करके और लाइफ स्टाइल को मॉडिफाई करके अपन उसको बचा सकते हैं। सेकंड और सिक्स स्टेप अपन ने लिए है मैनेजमेंट के अंदर। फर्स्टली तो अपन उसको रिड्यूस कर देंगे। सेकंड वन अपन ये बता देंगे कि मेनली इसके अंदर O2 इमरजेंसी कंडीशन के अंदर मेनली सबसे पहले O2 सप्लाई दी जाती है, ऑक्सीजन सप्लाई दी जाती है, क्योंकि ऑक्सीजन का अमाउंट ब्रेन के लिए और अपने एवरी सेल्स के लिए ज़रूरी होता है। ये मतलब उसको लाइफ सेविंग प्रोसेस में इंक्लूड किया गया है। O2 सप्लाई करवाई जाएगी। IV फ्लूइड उसे चढ़ाया जाएगा। फ्लूइड की अमाउंट में डिक्रीजमेंट नहीं आनी चाहिए, फ्लूइड देंगे। और ड्रग्स पे भी डिपेंड रहता है। ड्रग्स के अंदर एंटी कोगुलेंट, पता है कोगुलेशन का फॉर्मेशन हो रहा है, उसके अगेंस्ट में देना है, कोगुलेशन को कम करना है तो एंटी कोगुलेंट दे देंगे। एंटी थ्रोम्बोलाइटिक का मतलब थ्रोम्बोस को कम करना है तो उसके अगेंस्ट में दे देंगे, ठीक है। इसमें हिपेरिन आती है एंटी कोगुलेंट के अंदर मेनली। और एंटी थ्रोम्बोलाइटिक में अपन एस्पिरिन वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। एंटी प्लेटलेट्स मेनली ड्रग्स दी जाती है, TCA मेनली इसमें इंक्लूड की जाती है,
टिश्यू कन्वर्टिंग एक्टिवेशन। फिर डाययूरेटिक देते हैं, जिसमें डाययूरेटिक में अपन फ्लूइड का अमाउंट अगर ज़्यादा हो रहा है तो कम करने की कोशिश करता है। एंटी कोगुलेंट, एंटी कन्वल्सेंट देते हैं, तो एपिलेप्सी अगर सीजर्स आ रही है उसको सीजर्स से बचाने के लिए, ठीक है, ये इसका मैनेजमेंट होता है। और सेकंड वन, हेमरेजिक कंडीशन आ रही है, हेमरेजिक कंडीशन हो गई तब तो कुछ नहीं होगा, लेकिन हेमरेजिक कंडीशन आपको पता है कि होने वाली है, सिटी स्कैन में आ गया, एमआरआई में आ गया कि उसको हेमरेजिक कंडीशन होने वाली है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको इससे बचा सकते हैं। वो कैसे बचा सकते हैं हेमरेजिक कंडीशन में? मेनली सर्जरी परफॉर्म करके। एनोरिज्म है तो एनोरिज्म के अपन उसी प्रकार से सर्जरी परफॉर्म करेंगे, और आप किसी प्रकार का हेमरेजिक कंडीशन है तो उसके अकॉर्डिंग अपन सर्जरी परफॉर्म करके उससे प्रिवेंट कर सकते हैं। थैंक यू।